नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न जो है वो आपके इकोनॉमिक्स के प्रश्न होंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास है वो आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा के लिए, यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा के लिए प्लस पीसीएस परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम प्रश्नों के माध्यम से आपके सिलेबस को रिवाइज करा रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगी वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में। इस वीडियो क्रैश कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, प्लस आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है और मन में किसी भी तरीके का डाउट है या फिर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कोई भी क्वेरी करनी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लास मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, आप एफबी पेज पे, फेसबुक के भी पेज पर लेक्चर्स को देख सकते हैं, वहां पर भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं और इकोनॉमिक्स का ये 20th क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। प्रचलन बेरोजगारी प्रमुख रूप से कहां पाई जाती है? तो प्रचलन बेरोजगारी की जब हम बात करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? ये एक छुपी हुई बेरोजगारी है। कहने के लिए लोगों के पास रोजगार है लेकिन असल में वो बेरोजगार के ही समान है। मतलब छुपी हुई बेरोजगारी कहां पर देखने को मिलती है? शहरी क्षेत्रों में, संगठित क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर निजी क्षेत्रों में? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है सी, रूरल एरियाज में। आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जो आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है मेनली लोग उसी में इंगेज्ड होते हैं। अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत में ज्यादातर जो फार्मर्स हैं वो आपके स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो एक छोटे से हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर लैंड में हम देखते हैं पूरी फैमिली आपकी बिजी रहती है। 10 लोगों का परिवार है और एक छोटा सा 1 हेक्टेयर की जमीन है, उसी में सब लोग लगे हुए हैं। कहने को सबके पास रोजगार है, सब खेती कर रहे हैं, लेकिन असल में यहाँ पर एक छुपी हुई बेरोजगारी दिख रही, क्योंकि यहाँ पर जो इस लैंड का आउटपुट है वो तो आपका लिमिटेड है ना क्लास। तो अगर इस जमीन में 2 लोग काम करें, 3 लोग काम करें, चाहे 10 लोग काम करें, आउटपुट जो हमें मिलेगा, जो प्रोडक्शन मिलेगा वो तो एक लिमिटेड ही प्रोडक्शन मिलेगा ना। तो कहने को इतने लोग तो इसमें एंगेज्ड हैं, ठीक है, इतने लोगों के पास रोजगार है लेकिन आउटपुट लिमिटेड है, तो उसका मतलब कुछ भी नहीं होता। तो छुपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है प्रचलन बेरोजगारी को, जो कि कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र दिया है, इसलिए हमने सी ऑप्शन को करेक्ट मार्क किया है। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, अगले प्रश्न को देखने के पहले एक दो तरीके की और बेरोजगारी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले छुपी हुई बेरोजगारी हो गया, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमने डिस्कस कर ही लिया है। यह तब होता है जब आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है, जो आमतौर पे भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, फिर देखो संरचनात्मक में क्या होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या हुई? यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह बाजार में उपलब्ध नौकरी के अवसरों और उपलब्ध कार्यबल के पास मौजूद कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होता है। मतलब मैंने आपसे कहा कि वैकेंसी आई है, ठीक है, वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी है मैम? 50 लोगों की भर्ती करनी है, लेकिन यहाँ पर जो 50 लोगों की भर्ती होगी वो पीएचडी होल्डर होने चाहिए। अब यहाँ पर 1000 लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, लेकिन इनमें से खाली 10 लोग जो हैं वो पीएचडी होल्डर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिमांड है वो किसकी है? पीएचडी होल्डर की। और स्किल्ड लोग कितने, मतलब जो रिक्वायरमेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो खाली 10 ही लोगों के पास है। तो यहां पर भी 50 सीट होने के बाद भी सीट आपकी फुलफिल नहीं हो पाएगी। मतलब क्या है, मार्केट में जरूरत है लोगों की, लेकिन उनके पास कुछ स्किल होना चाहिए जो कि वर्कफोर्स के पास नहीं है, इसी वजह से उनको रोजगार नहीं प्राप्त हो पा रहा है। जैसे इस 50 भर्ती के लिए पीएचडी होल्डर्स चाहिए थे, लेकिन हमारे पास खाली 10 ही पीएचडी होल्डर्स थे, बाकी 40 जो थे वो आपके 12th पास थे, तो चाह कर भी वो इस जॉब को नहीं कर सकते हैं। तो संरचनात्मक बेरोजगारी में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो वर्कफोर्स की जो स्किलनेस उनके अंदर होनी चाहिए वो नहीं है, इस वजह
से ये बेरोजगारी रहती है, ठीक है। या बाजार में उपलब्ध नौकरी के अवसरों और उपलब्ध कार्यबल के पास मौजूद कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होती है। आवश्यक कौशल की कमी और अपर्याप्त शिक्षा अक्सर भारत में कई व्यक्तियों के लिए नौकरी की संभावनाओं में बाधा डाल देती है। समझ में आया? तो यहाँ पर बेचारे जो 40 लोग हैं वो इस नौकरी को नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन ही नहीं है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया। अब चक्रीय बेरोजगारी क्या है, साइक्लिकल बेरोजगारी क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। या व्यापार चक्र के साथ उतार चढ़ाव की वजह से होती है। जैसे हमने देखा कोरोना टाइम में क्या हुआ, बहुत लोगों की नौकरी चली गई थी, ठीक है। इसी तरीके से जब भी देश में मंदी होता है, रिसेशन होता है, तो हम देखते हैं छटनी हो जाती है, लोगों की जॉब चली जाती है, लेकिन जब सब ठीक हो जाता है तो उनको फिर जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पर मेनली हम देखें तो ये एक साइकिल है। एक समय के लिए लोग जो हैं आपके रोजगार है उनके पास, और दूसरे समय पे उनके पास रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार हो जाते हैं क्योंकि रिसेशन की वजह से। समझ में आया? तो ये आपका हो गया साइक्लिकल। देखो, this type fluctuate with the business cycle, increasing during recession and decreasing during the period of economic growth। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी तो लोगों के पास रोजगार होगा। जैसे ही रिसेशन आएगा, मंदी आएगी, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। समझ में आ गया होगा। अब टेक्नोलॉजिकल क्या है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? यहाँ पर टेक्नोलॉजी के अपग्रेड होने की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं। जैसे हम देखते हैं कि आज एआई, लोग कहते हैं एआई बहुत बड़ा खतरा है, लोगों की नौकरियां चली जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट के वजह से ध्यान दिया जाए तो लोगों की नौकरी जो चली जाती है उसे हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इन इंडिया द वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्टेड इन 2016 दैट द ऑटोमेशन कुड थ्रेटन 69% ऑफ जॉब। ऑटोमेशन की वजह से वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्ट किया था 2016 में कि भारत में 69% जॉब जो है वो खतरे में है। ठीक है क्लास। अब यहाँ पर देखो, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको ध्यान से सुनिएगा। हम बात जब करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो किसके इक्वल होता है, तो आप बताएंगे टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना क्या होता है, अनएम्प्लॉयड जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम लेबर फोर्स क्या है, तो लेबर फोर्स में आपके एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों लोग आते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हम बात करें पॉपुलेशन की, वर्किंग एज पॉपुलेशन की, इसमें लेबर फोर्स में आपके अनएम्प्लॉयड जो बेरोजगार हैं वो भी हैं, ठीक है, जिनके पास रोजगार है, एम्प्लॉयड है, वो भी शामिल होते हैं। तो हम कह सकते हैं लेबर फोर्स LF इक्वल्स टू अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड, ठीक है, दोनों ऐड होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होना चाहते, मतलब वो खुद जॉब नहीं करना चाहते। अब एक मदर है, अगर उसको लगता है कि उसे अपने बच्चे का ध्यान देना है, इस समय उसकी जॉब से ज्यादा जरूरी उसका बच्चा है, तो उस कंडीशन में वो खुद ही कुछ दिन रेस्ट लेना चाहती है, अपने जॉब को छोड़ना चाहती है, तो वो छोड़ सकती है, तो वो आपका लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होगी। एक आदमी जो कि रिटायर हो गया है, ठीक है, अब रिटायरमेंट के बाद वो जॉब नहीं करना चाहता है, तो वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होगा। एक स्टूडेंट जो कि फर्दर स्टडीज करना चाहता है, जॉब नहीं करना चाहता है, तो वो भी लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई जेल में बंद है, वो भी लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे लोग जो कि जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हैं, वो भी लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है, जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है, या फिर जो परमानेंटली काम कर ही नहीं सकते, जिनको जॉब करना ही नहीं है, वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होगा। बस ध्यान में ये रखना है कि लेबर फोर्स में आपके एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड को हम ऐड कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन लेबर फोर्स, विच मीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल इनटू 100। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है, सपोज करो कि अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं, नहीं, सपोज करो एम्प्लॉयड लोग कितने हैं, 12.6 मिलियन, अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं, 0.7 मिलियन। तो लेबर फोर्स आपका कितना होगा, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये आपका आ गया 13.3 मिलियन, ठीक है। ये चीज आपको
क्लियर है। अब यहाँ देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालनी है, तो मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100। तो टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल कितने हैं, ये देखो 0.7 m, तो यहाँ पे मैंने 0.7 मिलियन लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर लेबर फोर्स कितना है, दोनों को हमने ऐड किया था 13.3 मिलियन से, तो डिवाइड कर दिया 13.3 मिलियन से और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमको कितना मिल गया 5.3% मिल गया। इतना ध्यान रखिएगा, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पार्टिसिपेशन रेट पूछेगा तो इसका भी फॉर्मूला ध्यान रखना, पार्टिसिपेशन रेट इक्वल्स टू लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू 100। यहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन से डिवाइड किया गया है लेबर फोर्स को, और यहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन में आपके वो लोग भी आएंगे जो कि काम कर सकते हैं लेकिन वो विलिंगली काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो काम कर सकते हैं लेकिन वो अपने मन से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी वर्किंग एज पॉपुलेशन में आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहां पर 21वां प्रश्न देखो क्या दिया गया है, क्लास दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज क्रेडिटेड विद द मैक्सिमम जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भारत में अगर हम देखें सबसे ज्यादा रोजगार सृजन जो है वो किस सेक्टर में होता है, किस उद्योग में होता है, सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, जूट इंडस्ट्री या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस क्षेत्र से होता है, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, कपड़ा उद्योग से। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो जहां पर शिक्षा सबसे ज्यादा है वहीं पर शिक्षित बेरोजगार भी सबसे ज्यादा है। अब आपको हिंट मिल गया होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है, द स्टेट विच हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेट अनएम्प्लॉयड इन इंडिया, किसको जाता है, केरल को जाता है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, द मेन कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, बताइए शहरीकरण का मुख्य कारण क्या है। हाई क्वालिटी living style in rural areas, availability of educational institution and job opportunities, availability of good quality of food in urban area, less workload and inexpensive item in urban area। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। शहरीकरण के पीछे का मुख्य कारण क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तर की जीवन शैली, शैक्षिक स्थान और रोजगार साधनों की उपलब्धता, शहरी क्षेत्रों में अच्छे गुणों वाले खाद की उपलब्धता, या शहरी क्षेत्रों में कम कार्यभार और सस्ती वस्तुओं की उपलब्धता। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा, मेनली लोग शहर में क्यों जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है, या फिर एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following state of India has the highest percentage of its people living below the poverty line? बताइए भारत के किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक है। तो इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा, सबसे ज्यादा अधिक लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं वो किस राज्य में रहते हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही उत्तर है बिहार, ए आपका सही उत्तर है क्लास। अगला देखते हैं, विच ऑफ दीज आर नेगेटिव सिंड्रोम फोर्स ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस्ड माइग्रेशन। तो बताइए यहाँ पे इनमें से कौन से गरीबी से प्रेरित प्रवासन के नकारात्मक सिंड्रोम बल है, आपको बताना है यहाँ पर। ओनली ग्लोबलाइजेशन, ओनली प्राइवेटाइजेशन, ओनली लिबरलाइजेशन या फिर ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इनमें से कौन सा गरीबी से प्रेरित प्रवासन के नकारात्मक सिंड्रोम है, नेगेटिव सिंड्रोम फोर्स ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस्ड माइग्रेशन। तो यहाँ पर आपका वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण सब होगा, डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, गरीबी से प्रेरित प्रवासन के नकारात्मक सिंड्रोम बल उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। एलपीजी के पश्चात शहरों की तरफ अशिक्षित और अकुशल मजदूरों का तेजी से प्रवासन हुआ, इसके पीछे गांव में व्याप्त गरीबी है। और एलपीजी के पश्चात नगरीकरण तेज हुआ तथा गरीबी से प्रेरित प्रवासन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आप इसको आराम से इसको गेस भी कर सकते थे, इसमें ऑप्शन इस तरीके से दिया था तो आपको पता है यहाँ पर तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। चलिए इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की गई है।
मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया है, जब हम इकोनॉमिक सेक्टर की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सेक्टर में मेनली हम 3 तरीके से विभाजित करते हैं, ठीक है। मेनली पहला आपका क्या है, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपका एग्रीकल्चर आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गया, हॉर्टिकल्चर आ गया, ठीक है। फिशिंग से रिलेटेड आपका आ गया, वर्मी कल्चर आ गया, एक्सेट्रा। मतलब हमें नेचर द्वारा डायरेक्ट गुड्स मिल रहे हैं, ठीक है, प्रकृति द्वारा, प्राइमरी सेक्टर में। जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो यहां पर हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं। जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी रॉ मटेरियल है उसको हम प्रोसेस करके, ठीक है, एक फाइनल गुड बना रहे हैं, हम फाइनल गुड बना रहे हैं। और यहां पर ये इंडस्ट्री से आपके होके गुजर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि फल उगाना, हॉर्टिकल्चर आपका किसका हिस्सा है। अगर पूछा जाए फल उगाने की बात की जा रही है, चलो तो ये किसका हिस्सा है, तो आप बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। लेकिन अब फलों से जैम बनाया जा रहा है, टमाटर से केचप बनाया जा रहा है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा होगा, क्योंकि हम टमाटर को प्रोसेस करके सॉस बना रहे हैं, हम फलों को प्रोसेस करके जैम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर का हो गया। अब फिर क्या है, टर्शरी सेक्टर। क्या है क्लास, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में आपका सर्विस सेक्टर आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सर्विस सेक्टर होता है ये। क्लियर है। अब देखो प्रश्न देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज। आपको टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज बताना है। कॉल सेंटर एम्प्लॉय, लॉयर, फिशरमैन, मनी लेंडर, फार्मर। तो अभी मैंने आपको बताया, जब हम फार्मर की बात करेंगे, फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। जो फिशरमैन है वो फिशिंग एक्टिविटीज कर रहा है, मतलब वो मछली पालन में आपका इन्वॉल्व है। तो ये दोनों तो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। लेकिन मनी लेंडर, लॉयर और कॉल सेंटर एम्प्लॉय ये जो है ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए टर्शरी सेक्टर के हिस्सा होगा, ठीक है। तो ए बी डी कहां लिखा है, ए बी डी, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 का। समझ में आ गया होगा। चलो अगला देखते हैं। Which of the following is the most labor intensive sector of the Indian economy? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम साध्य क्षेत्र है? तो बताइए, इंडस्ट्री, माइनिंग, एग्रीकल्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग। यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो आप सभी को पता है जो मोस्ट लेबर हैं वो आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व है। अभी मैंने बताया भारत जैसे देशों में कृषि क्षेत्रों में हमें प्रश्न बेरोजगारी देखने को मिलती है, एक छुपी हुई बेरोजगारी। अगर आप देखेंगे अब एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की इकोनॉमी में वो आपका घट गया है, लेकिन अभी भी ज्यादा जो लेबर फोर्सेस हैं वो आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व हैं। ध्यान रखिएगा, सी आपका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज इज टर्म्ड एज, बताइए दो राष्ट्रों के बीच के व्यापार को क्या कहा जाता है? लोकल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड। ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। डी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं हम यहां पर क्या दिया गया है। Identify the type of industries owned and operated by the state and individual or a group of individual। तो बताइए राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्ति
समूहों द्वारा प्रचलित और उनके स्वामित्व वाले उद्योग प्रकार की पहचान करें। तो बताइए यहाँ पर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा। क्यों भाई? प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये जो इंडस्ट्री थी वो खाली इंडिविजुअल द्वारा ओन की जाती तो हम उसे प्राइवेट सेक्टर कहते। ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिक सेक्टर, जब इस पे पूरी तरीके से कंट्रोल किसका होता? स्टेट का होता, गवर्नमेंट का होता। ठीक है, फिर देखो कोऑपरेटिव सेक्टर, जब कई लोग मिलकर एक साथ सहयोग से किसी इंडस्ट्री को या किसी भी उसको एस्टैब्लिश करते तो कोऑपरेटिव सहकारी क्षेत्र उद्योग हो गया। यहाँ पर 29 का आपका जो सही उत्तर है वो है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर स्टेट और इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, आसान प्रश्न था ये। 30th क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द प्राइमरी एक्टिविटीज। आपको प्राइमरी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है। फिशिंग, वीविंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, बैंकिंग दिया है। बैंकिंग जो है वो आपका सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्विस सेक्टर से। ई जहां है कैंसिल कर दो ये। ठीक है, अब यहां पर देखो बुनाई की बात की गई है। बुनाई में आप रॉ मटेरियल, जैसे अगर आपने कॉटन का यूज किया, कॉटन के बाद बुनाई कर रहे हैं, ठीक है, तो बुनाई जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो गया। यहाँ पर ध्यान देना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर की। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहे हैं जब हम वीविंग की बात कर रहे हैं। जब बैंकिंग की बात करेंगे तो ये सर्विस हो गया, मतलब हम टर्शरी सेक्टर की बात करेंगे। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर दोनों बी और ई को एलिमिनेट कर दीजिए। आपने ऑलरेडी ई को एलिमिनेट कर दिया, अब बी को भी एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर सी मिल जाएगा आपका। फिशिंग, एग्रीकल्चर और माइनिंग जो है ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी है। आगे बढ़े, 30 का सी आपका सही उत्तर है। 31 देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ। किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना का अर्थ वितरण विभाजन से है जो किस पर आधारित होती है? भू स्वामित्व पर, परिवार का आकार, धर्म या व्यवसाय पर। तो यहाँ पर क्लास में आपको बता दूं, आपकी बुक में दिया गया है लैंड ओनरशिप पर, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है प्रोफेशन पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑक्यूपेशनल हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का ये बताता है कि जो डिफरेंट वर्किंग पॉपुलेशन है वो कौन सा प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, वो कौन सा ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इस समय क्या कार्य कर रही है वो आपको बताता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। जैसे कि वो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है कि सेकेंडरी में कि टर्शरी में। मैंने आपको बताया ना, जब प्राइमरी की बात करेंगे तो एग्जाम्पल वो एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब कृषि क्षेत्र में है, या फिर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब में है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, या फिर सर्विस सेक्टर में है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यही बताता है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कौन सा कार्य कर रही है। और आपकी बुक में ए दिया है तो उसको सही कर लीजिएगा। यहां पर आपका आंसर डी होगा, प्रोफेशन पे बेस्ड। ठीक है, 32 को हम देखते हैं क्या दिया गया है। द टर्शरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू। बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय श्रेणी का भाग किससे संबंधित है? तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, जब हम बात करते हैं तृतीय श्रेणी की मतलब हम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो 32 का आपका जो सही उत्तर है वो है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्रीकल्चर में आपका क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का हो गया। इलेक्ट्रिसिटी में हम बिजली का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में क्या है? इंडस्ट्री में भी हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में हम सर्विस दे रहे हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। तो डी आपका हो गया टर्शरी सेक्टर का, क्योंकि टर्शरी सेक्टर जो है वो सर्विस रिलेटेड होता है, ध्यान में रखिएगा क्लास। तो बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये सारा आपका सर्विस सेक्टर का पार्ट हो गया। 33 क्वेश्चन देखिए। द रूरल पॉपुलेशन इज आइडेंटिफाइड बाय देयर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एक्टिविटी।
तो बताइए यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? ग्रामीण जनसंख्या अपने प्राथमिक व्यवसाय से पहचानी जाती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक व्यवसाय है? कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। और आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो ज्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कृषि में इन्वॉल्व रहती है आपका कृषि क्षेत्र में। डी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, इन इंडिया द फीमेल पार्टिसिपेशन इन फार्मिंग एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज इज। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में स्त्रियों की भागीदारी डैश है। तो बताइए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों की बात की गई है और फीमेल पार्टिसिपेशन की बात की गई है फार्मिंग एक्टिविटीज में, तो इनका योगदान होता है। लो, शून्य, ये सब गलत है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो 34 का आपका जो सही उत्तर है वो है फेयरली हाई, ठीक है। विमेन्स का कंट्रीब्यूशन होता है फार्मिंग एक्टिविटीज में। ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, परिवार में कृषि, उसमें औरतें भी रहती हैं। देखो, शहरी महिलाओं की भागीदारी जो होती है वो आपकी 35.31% के मुकाबले ग्रामीण महिलाओं का कार्यबल भागीदारी कृषि क्षेत्र में जो है वो 41.8% है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं 35वां क्वेश्चन। निम्न में से किसने भारतीय कृषि को 60 सूक्ष्म क्षेत्रों, 13 मध्य क्षेत्र और 6 बड़े क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है? तो किसने इंडियन एग्रीकल्चर को क्लास मतलब डिवाइड किया है इनटू 60 माइक्रो रीजन, 13 मीजो रीजन एंड 6 मैक्रो रीजन में किसने किया है? बताइए। जसबीर सिंह ने, ठीक है, डुटलेस स्टैम्प ने, एसपी चटर्जी ने या फिर पी सेन गुप्ता ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पी सेन गुप्ता। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। थोड़ा अलग प्रश्न है, बहुत से स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं पता होता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पी सेन गुप्ता ने 1968 में भारतीय कृषि का विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने 60 माइक्रो रीजन में, 6 बड़े मैक्रो रीजन में और 13 मीसो रीजन में वर्गीकृत किया था। इसको एक जगह नोट जरूर कर लीजिएगा। इस प्रश्न को देखिए, यहां पर क्या दिया गया है क्लास। Which one of the following is not an example of economic overhead? निम्न में से कौन आर्थिक प्रभार का उदाहरण नहीं है? स्कूल, सैनिटरी फैसिलिटीज, रोड एंड रेलवे, कोल माइंस। अब देखो, अगर आपको इकोनॉमिक ओवरहेड के बारे में नहीं पता है तो इस तरीके से समझिए कि कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही है, जो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात हो रही है। तो सरकार अगर रोड बनाएगी, गली बनाएगी, तो मतलब प्रॉपर अगर रोड बना रही है, रेलवेज बना रही है, तो ये हम कह सकते हैं सभी के लिए, पब्लिक गुड के लिए कार्य हो रहा है। सैनिटरी फैसिलिटीज भी, सफाई की सुविधा भी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे विद्यालय भी प्रॉपर आप एजुकेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा डी, क्योंकि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड की बात की गई है। ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमिक ओवरहेड का कोयला खदान आर्थिक प्रभार का उदाहरण नहीं है। आर्थिक प्रभार बुनियादी ढांचे में पूंजी निवेश की बात की जाती है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट की बात यहां पर की जाती है, जो औद्योगिक विकास और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करे, मतलब जो वेलफेयर के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वो उसका पार्ट हो, जिसमें स्कूल हो गया, रोड हो गई, ठीक है, आपका विद्युत आपूर्ति हो गई, फिर सफाई की सुविधा, स्वास्थ्य, पुलिस और आर्थिक प्रभार के उदाहरण हैं ये सारे। अगला हम देखते हैं 37वां क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है। Which of the following is not related to secondary sector of Indian economy? कौन सा सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड नहीं है? कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी या फिर कम्युनिकेशन? तो बताइए, आपको ये पता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो तो सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी भी सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन भी। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं किसकी, बताइए किसकी बात कर रहे हैं? कम्युनिकेशन की। तो ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। संचार की हम बात कर रहे हैं तो ये आपका सर्विस सेक्टर मतलब टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड है। तो डी आपका सही उत्तर हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2023 में पूछा गया एक आसान सा प्रश्न है ये। अगला हम देखते हैं, which sector of Indian economy has shown remarkable expansion during the last decade? तो बताइए, सबसे ज्यादा हम देखें महत्वपूर्ण विस्तार किस क्षेत्र का हुआ है? प्राइमरी सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर का,
सेकेंडरी सेक्टर का, माइनिंग सेक्टर का। इलाहाबाद हाई कोर्ट सीए परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे जो एक्सपेंशन हुआ है वो टर्शरी सेक्टर का है। भारत जब आजाद हुआ था तो भारत जो था वो कृषि प्रधान क्षेत्र था, और कृषि प्रधान क्षेत्र मतलब हमने प्राइमरी सेक्टर से हमने मूव किया सीधे टर्शरी सेक्टर के पे, ठीक है। मतलब टर्शरी सेक्टर पे, मतलब हम सर्विस सेक्टर की बात करें। आज आप देखिए आईटी सेक्टर कितना आगे है, बैंकिंग सेक्टर की हम बात कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा एक्सपेंड हुआ है तृतीय क्षेत्र। आगे देखिए 39। इंडियन एग्रीकल्चर इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड एज, भारतीय कृषि को आमतौर पर इस प्रकार वर्णित किया जाता है। किस तरीके से? लैंड सरप्लस लेबर स्कार्स इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा है लैंड सरप्लस लेबर सरप्लस इकोनॉमी, लैंड स्कार्स लेबर सरप्लस इकोनॉमी, लैंड स्कार्स लेबर स्कार इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आपको ज्यादातर स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स देखने को मिलते हैं, जिनके पास जो भूमि है, जो लैंड है वो बहुत ही कम है, 1 हेक्टेयर या हम देखें आपका 2 हेक्टेयर मैक्सिमम, इतने लैंड होते हैं। मतलब ज्यादातर मार्जिनल या स्मॉल फार्मर्स भारत में देखने को मिलते हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जब हम कृषि की बात करते हैं तो यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है, प्रचलन बेरोजगारी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मतलब एक छोटे से लैंड के हिस्से में ज्यादा से मतलब फालतू के लोग, उसमें फालतू के लोग नहीं बोलना चाहिए, मतलब जितने की जरूरत है उससे ज्यादा लोग उस जमीन पर कार्य कर रहे हैं, ये सही स्टेटमेंट है। देखिए एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी हमें भी टर्म्स को बहुत सोच समझ के यूज करना पड़ता है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो टर्म मैंने फालतू, ये गलत टर्म है। मुझे अगर इसको डिफाइन करना है तो मुझे बोलना चाहिए आपसे कि एक छोटे से लैंड में जितने लोगों की जरूरत है काम करने की, उससे ज्यादा लोग वहां पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने के उनके पास रोजगार है, लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी ही है, क्योंकि आउटपुट वही मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं है यहाँ पर, तो छुपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो दो चीज तो हमको समझ में आई कि भारत में अगर हम बात करें आपके फार्मर्स की तो ज्यादातर फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स है, मतलब उनके पास छोटी भूमि है, ठीक है। लैंड जो है वो कम है उनके पास। दूसरी चीज, जो लोग हैं वो सरप्लस में, लेबर जो है वो सरप्लस में, एक छोटी सी जमीन में ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं। तो यहां पर देखो भू अपर्याप्त मतलब लैंड स्कार्स है, क्योंकि फार्मर्स ज्यादातर मार्जिनल या स्मॉल फार्मर्स हैं, लेकिन लेबर सरप्लस है, जो लोग काम कर रहे हैं उन वो सरप्लस में है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सोचना है, इसमें कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं था। मैं फिर बोलूंगी, Which of the following type of economic activities dominate all rural settlement? निम्न में से कौन सी प्रकार की आर्थिक गतिविधि संपूर्ण ग्रामीण स्थायित्व को निर्धारित करती है? तो बताइए यहाँ पर प्राइमरी, ठीक है, क्वार्टरनरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी। ध्यान दीजिएगा क्लास, रूरल सेटलमेंट की बात की गई है तो रूरल सेटलमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपके प्राइमरी सेक्टर का ही होता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का, क्योंकि इसमें आपके जो रूरल में लोग हैं वो ज्यादातर हम देखते हैं शिकार में, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, पशुपालन करना, खेती खनन, इन्हीं सब में इन्वॉल्व होते हैं। 41 क्वेश्चन को देखिए, कृषि लागत व मूल्य आयोग का मुख्य कार्य क्या तय करना है? बताइए यहाँ पर व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन टू डिसाइड। इनका मेन काम क्या है? सीएसीपी का कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डिसाइड करना, क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में बताना, एमएसपी के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या फिर रिटेल प्राइस ऑफ सीरियल्स एंड लिग्यूम्स। बताइए। तो यहां पर 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सीएसीपी का जो मेन कार्य है वो क्या है? वो एमएसपी को डिसाइड करना, ठीक है। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, सी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। अब मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। जब हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका कौन रिकमेंड करता है? सीएसीपी रिकमेंड करता है। सीएसीपी क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये जो है वो आपका एमएस मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एफआरपी जो है, एफआरपी किसके लिए होता है? फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। यहां पर मैं लिख देती हूँ एफआरपी का फुल फॉर्म फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। ये किसके लिए बताया जाता है? तो ये शुगर केन के लिए, ठीक है, शुगर केन के लिए। जब हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो ये मेनली आपके क्रॉप्स के लिए होता है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें या फिर एफआरपी शुगर केन की बात करें, दोनों को कौन रिकमेंड करता है? सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ध्यान दीजिएगा ये चीज। लेकिन इन्हें इंप्लीमेंट कौन करता है अगर आपसे पूछेगा, तो इन्हें इंप्लीमेंट करता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ये ध्यान रखेगा। एमएसपी इज इंप्लीमेंटेड थ्रू गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट एजेंसीज। ठीक है, मतलब ये पूरा आपका किसकी जिम्मेदारी होती है इंप्लीमेंटेशन पे, ये आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर की जिम्मेदारी होती है ये चीज। ये डिसाइड कौन करता है? ये फाइनल डिसीजन इंप्लीमेंट कौन करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ये जरूर ध्यान रखिएगा। एफआरपी जो होता है वो शुगर केन के लिए होता है, गन्ना के लिए होता है। ठीक है, जो मिल ओनर्स होते हैं वो कितना एफआरपी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है ना, while the FRP is paid by sugar mill to the sugar farmers। ये ध्यान में रखिएगा। In which year was the National Commission on Farmer set up? बताइए यहाँ पे नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स आपका कब, इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय किसान आयोग की 2001, 2004, 2006, 2007 में। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो 42 का जो आपका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, 2004 में आपका राष्ट्रीय किसान आयोग की गठन हुआ था। बी आपका सही उत्तर है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In which year was the Royal Commission of Agriculture set up to examine and report the status of India's agriculture and rural economy, and in which year did it submit the report? यहाँ पर बोला गया है भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच करने और उसकी रिपोर्ट देने के लिए किस वर्ष में राजकीय कृषि आयोग की स्थापना की गई थी और किस वर्ष में उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो आपको बताना है रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कब सेटअप हुआ था और किस वर्ष इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1926 में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर आपका जो था वो सेटअप हुआ था। ठीक है, 1926 में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1928 में सबमिट की थी। तो 43 का आपका सही उत्तर ए है। अगला देखिए, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 emphasizes dash as a measure of land reform। तो बताइए, टेनेंसी रिफॉर्म को, कोऑपरेटिव फार्मिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड को, या फिर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग को, चकबंदी को। तो राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 ने डैश को भूमि सुधार का मापदंड बनाने पर बल दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ध्यान दीजिएगा कि जो राष्ट्रीय कृषि नीति थी उसने 2000 राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 ने चकबंदी को भूमि सुधार का मापदंड बनाने का पर बल दिया था, मानने पर बल दिया था। अगला हम देखते हैं 45th क्वेश्चन को। यहां पर क्या दिया गया है आपका, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेव द फार्मर्स फ्रॉम द प्राइस फ्लक्चुएशन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द फार्मर्स। व्हेन वाज द लास्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिवाइज्ड? तो बताइए, किसानों को जो मूल्य में उतार चढ़ाव होता है उससे बचाने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। अंतिम न्यूनतम समर्थन मूल्य कब संशोधित किया गया था, ये आपको बताना है। 1 जून 2016, 1 मई 2016, 1 अप्रैल 2016 या फिर 31 मार्च 2016। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 45th का आपको सही उत्तर बताना है यहाँ पर क्लास। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है 1 जून 2016 को। लास्ट टाइम जब आपका एमएसपी रिवाइज्ड किया गया है वो है 1 जून 2016 को। ठीक है, 46 क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। Which one of the following pair is mismatched? क्वार्टरली एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी एक्टिविटीज में आपका फॉरेस्ट्री आता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्लॉथ वेयरिंग, कपड़ा बुनना आता है, वीविंग, ठीक है, आता है, कपड़ा बुनाई होती है। टर्शियरी एक्टिविटीज में ट्रेड, व्यापार आता है।
ठीक है। क्वार्टरली एक्टिविटीज में एजुकेशनल सर्विस, आपकी सर्विस की बात की गई है, यहाँ पर सेवाओं की बात की गई है, तो आपका क्या हो जाएगा, सेवाएं नहीं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं शैक्षिक सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती, सेवाओं की बात कर दी गई है यहां पर, ठीक है। जब भी जहां पर भी आपको सर्विस लिखी हुई मिलेगी तो वो आपका किसका हिस्सा हो जाएगा, वो आपका तृतीय क्षेत्र का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप में से कई स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे इस वजह से, क्योंकि जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते तब तो हम प्रोड्यूस की बात करें, मतलब हमें नेचर से जो रॉ मटेरियल मिल रहा है डायरेक्ट हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी में हम प्रोसेस की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इंडस्ट्री से होके हम किसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कुछ फाइनल गुड बना रहे हैं। टर्शरी में सर्विस सेक्टर की बात होती है, जहां पर भी सर्विस टर्म आया मतलब हम टर्शरी सेक्टर की बात करें। हाँ, क्वार्टरली सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका रिसर्च, नॉलेज, ये सारी चीजें आ गई, लेकिन एग्जाम में यहाँ पर सर्विस लिखने की वजह से ये स्टेटमेंट आपका ए को मार्क किया गया। लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे थे, क्योंकि जब भी हम चतुर्थक की बात करते हैं तो यहाँ पे ये नॉलेज से रिलेटेड आता है और यहाँ पे एजुकेशनल सर्विस लिखी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेवा की बात थी, इस वजह से ये टर्शरी हो जाएगा। क्लियर है क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is an institutional reform in Indian agriculture? बताइए। कोऑपरेटिव फार्मिंग, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात यहाँ पर की गई है, संस्थागत सुधार की बात की गई है, सहकारी खेती, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, साख की सुविधा का प्रावधान, सिंचाई की सुविधाओं का विकास। इलाहाबाद हाईकोर्ट ROARO में 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे संस्थागत सुधार में आपका आ जाएगा सहकारी खेती, ठीक है, ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है 48। क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई, केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है। टैक्स ऑन स्टैंप रजिस्ट्रेशन, टैक्स ऑन कमोडिटीज, ड्यूटी ऑन कस्टम, टैक्स रेवेन्यू ऑन इनकम। 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स ऑन स्टैंप रजिस्ट्रेशन जो होता है, ठीक है, या फिर स्टैंप ड्यूटी, इसको लिख दो, स्टैंप ड्यूटी, उस पर किसका हक होता है? स्टेट का हक होता है। अ टैक्स levied by the state government on legal document especially during the purchase or transfer of property, यहाँ पर कौन है? स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, ना कि केंद्र सरकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, मोड वैट इज रिलेटेड टू सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्साइज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी या फिर इनकम टैक्स। 2021 में पूछा गया है। तो मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स की यहां पर बात की गई है, तो ये किससे रिलेटेड है क्लास? 49 का आपका जो सही उत्तर है वो है ये एक्साइज टैक्स से रिलेटेड है, सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूं। जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, वो 100 रुपए एक्साइज ड्यूटी के रूप में रॉ मटेरियल में दे रहा है, ठीक है। अब एक्साइज ड्यूटी फिनिश प्रोडक्ट पे जो लग रही है वो 300 है, मैं एग्जाम्पल बता रही हूं। अब आपको वैसे यहां पर मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो सब चीज सिस्टम ही चेंज हो गया है आपका। मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स को सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स ने रिप्लेस कर दिया था, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर पूछ लिया है तो थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। अब समझिए, एक मैन्युफैक्चरर है, वो 100 रुपए एक्साइज ड्यूटी पे करता है रॉ मटेरियल पे। अब फिनिश प्रोडक्ट पे जो एक्साइज ड्यूटी लग रही है वो 300 रुपए है। तो मॉडवैट आने के बाद क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चरर था उसे 100 रुपए क्रेडिट दे दिया जा रहा था और उसे खाली 200 रुपए पे करना था, क्योंकि 2 बार टैक्सेशन हो जा रहा था ना, 2 बार टैक्स लग रहा था। एक बार वो रॉ मटेरियल पे दे रहा था, दूसरी बार उसे फिनिश प्रोडक्ट पे देना था। तो यहां पर इसी को 300 में से 100 को माइनस करके बोला गया मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स में कि आपको खाली 200 रुपए देना है। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स ने इसको रिप्लेस कर दिया था 2000 में, ठीक है। और अब तो हमें उसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अब आ गया है गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जीएसटी की हम बात करते हैं। अब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो जीएसटी का पार्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया था 2021 में, क्यों पूछा गया नहीं पता,
इसी वजह से मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी है। उनको नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन अब पूछ लिया गया तो क्या किया जाए। चलो 50th क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या बोला गया है। एक्साइज ड्यूटी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इज इम्पोज्ड ऑन फॉरेन गुड सेल इन इंडिया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड फॉर सेल अब्रॉड, सेल ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड विद इन द कंट्री। तो एक्साइज ड्यूटी आपकी किस पे लगती है ये पूछा गया है, तो बताइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट सीए परीक्षा 2021 में पूछा गया है। तो देश के अंदर वस्तुओं के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो डी आपका सही उत्तर हो गया यहां पर। तो आज की क्लास में भी हमने इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया। आज की जो क्लास थी वो आपका रिकॉर्डिंग सेशन था, ठीक है, क्योंकि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स कह भी रहे हैं कि मैम लाइव से ज्यादा हम रिकॉर्डेड सेशन प्रेफर करते हैं, स्पीड को हम बढ़ा के आराम से लेक्चर को देख लेते हैं। तो इसीलिए इस क्लास को हमने रिकॉर्डेड सेशन के माध्यम से आपको आप तक पहुंचाया है, लेकिन आगे हम कुछ क्लासेस बीच में लाइव भी लेते रहेंगे ताकि आप लोग से इंटरेक्शन भी होता रहे, ताकि आप लोग को जहां पर भी दिक्कत हो रही हो, प्रॉब्लम हो रही हो, वो भी मुझे पता चलता रहे। तो क्लास अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी और भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के साथ। आप में से कई स्टूडेंट वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन कराने को कह रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट टारगेट उसी को रखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से हम एंटायर सिलेबस को रिवाइज करा देंगे। तो चलो अभी आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी और भी प्रश्नों के साथ। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। और लास्ट में ऐश्वर्या मैम एक ही बात आप लोग से हमेशा कहती हैं कि खुद पर भरोसा रखिए और मेहनत करिए, सही समय आने पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक विश्वास अपने ऊपर और अपने ईश्वर पर हमेशा बनाए रखिए। धन्यवाद। क्लास खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।